जय हिंद, स्वागत है आपका लाइफ टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। संस्कृत में एक श्लोक है, महाजनो येत गतः सो पंथा। इसका अर्थ यह हुआ कि महान लोग जिस रास्ते पर चलते हैं उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। संस्कृत का यह श्लोक पाकिस्तान की कथनी और करनी के बीच के फर्क को अच्छे से समझाता है। एक तरफ तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ सबूत यानी खूब जहर उगल रहा है और पाकिस्तान की शर्ट भले ही फटी हो, लेकिन जब बात भारत की आती है तो अपने झूठे दम को दिखाने के लिए कॉलर ऊंची कर लेता है। पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि दुनिया भर में उसकी भारी फजीहत हो चुकी है, लेकिन अपने चाल और चरित्र में बदलाव लाने की कोशिश भी नहीं करता है। पाकिस्तान की अब एक नई पहचान बन गई है। अब पाकिस्तान नकलबाज के तौर पर भी जाना जाने लगा है। भारत के हर कदम की पाकिस्तान कॉपी कर रहा है। पाकिस्तान की सारी जो मशीनरी है वो भारत के एक एक कदम की निगरानी में लगी रहती है और जैसे ही भारत कोई कदम उठाता है पाकिस्तान फटाक से उसकी नकल करने में जुट जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अक्ल की आवश्यकता होती है। नकल के चक्कर में पाकिस्तान का खूब माखौल उड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है। भारत सरकार ने सांसदों की अगुवाई में 7 समूहों का गठन किया है जो 32 देशों का दौरा कर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे और इस ग्रुप में अलग अलग पार्टियों के सांसदों के अलावा मंत्रियों और पूर्व राजदूतों को भी शामिल किया गया है। नकलबाज पाकिस्तान इस कदम पर भी भारत के नकल करने से बाज नहीं आया और उसने बिलावल भुट्टो को हाई लेवल डेलीगेशन की अगुवाई का जिम्मा सौंप दिया है, जो विदेश में जाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का पक्ष रखेगा। सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो को सुनेगा कौन? तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से नकल क्या की जा रही है। पाकिस्तान भी भेजेगा डेलीगेशन और भारत के सांसदों का 7 समूह बनाया गया है। भारत की तरफ से 32 देशों में भारत का डेलीगेशन दौरा करेगा और भारत के कदम की कॉपी अब पाकिस्तान भी कर रहा है। बिलावल भुट्टो की अगुवाई में पाक का डेलीगेशन यूरोप के देशों में भेजा जाएगा और वहां पर जाकर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का राग अलापेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिर पाकिस्तान की सुनेगा कौन, क्योंकि दुनिया भर की निगाह में पाकिस्तान की जो हरकत है वो सामने सच आ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे। अब आपको बताते हैं कि कहां कहां पाकिस्तान दरअसल नकल करने की कोशिश कर रहा। पीएम मोदी ने एयर वॉरियर्स से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। आदमपुर से पीएम मोदी ने पाक को सख्त संदेश दिया। पीएम मोदी की तरह शहबाज शरीफ ने भी दौरा किया। सियालकोट के पसरूर छावनी पहुंचे शहबाज शरीफ। पीएम मोदी की तरह सैनिकों के साथ तस्वीरें खिंचवाई, उनको संबोधित किया और नकल के चक्कर में शहबाज शरीफ खुद ट्रोल हो गए। खूब किरकिरी पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में होने लगी। इसके बाद अगली नकल क्या है पाकिस्तान की, जरा यह भी समझिए। भारत की तरह नकलची पाक ने बैठकें भी बुलाई। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की थी, बैठकें बुलाई थी। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई थी। इसके बाद पाक ने भी नकल किया। पाक ने नकल करते हुए बुलाया था एनएससी की बैठक। पीएम मोदी के हर कदम की कॉपी लगातार पाकिस्तान करता जा रहा है। पीएम मोदी ने सेना को एक्शन के लिए खुली छूट दी। शहबाज शरीफ ने भी सेना को लेकर ऐसा ही बयान उसके बाद दिया था। यानी कुल मिलाकर यह है कि खुद की औकात तो है नहीं, भारत जो करता जा रहा है वही पाकिस्तान दोहराता जा रहा है। इसके बाद एक और कदम आपको बताते हैं कि भारत ने जो कदम उठाया था सख्त कदम था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने भी इसकी नकल की। भारत की तरफ पाक ने बैन किया 16 चैनल। जी हां, पाक के प्रोपागेंडा को रोकने के लिए भारत ने सख्त कदम उठाया था। पाकिस्तान के न्यूज चैनल चला रहे झूठी खबरें, उसके बाद सरकार ने कदम उठाया। भारत ने डॉन न्यूज, समा टीवी पर कार्रवाई की थी। एआरवाई न्यूज, जियो न्यूज चैनलों को बैन कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल को भी बैन किया था। भारत के इस एक्शन की भी पाकिस्तान ने नकल की। पाकिस्तान ने 32 भारतीय वेबसाइट को इसके बाद बैन करने का फैसला सुनाया था। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत की नकल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कर रहे हैं और ऐसे में जो भारत कदम उठा रहा है, बड़ा फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान की हरकतों को लेकर जितने भी अब तक कदम उठाए गए हैं और साफ तौर पर जितने एक्शन हुए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब अब तक किया गया है, उस बात को पूरी दुनिया के अलग अलग मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के सांसद रखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच में पाकिस्तान ने भी भारत के इस
फैसले के बाद उसने भी कॉपी की है और बिलावल भुट्टो की अगुवाई में डेलीगेशन वो भी कई देशों में भेजने की तैयारी कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त अरविंद सिंह साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास चलते हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। ये पाकिस्तान एक तो खुद की कुछ हैसियत नहीं है, दुनिया भर में मैंने कभी कुछ नहीं देखा कि मेड इन पाकिस्तान आतंकवाद के अलावा कुछ यहां पर बनता है। वहां पर भी पीछे है, आर्थिक तौर पर पीछे है, आतंकवाद को पालने पोसने वाला देश पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। लेकिन अब एक नया तरीका अपनाया है पाकिस्तान ने कि जो भी पीएम मोदी करेंगे उसकी कॉपी कैट वो करेगा, यानी वो भी अपना डेलीगेशन भेजने की तैयारी कर रहा है। यह बड़ी खबर है। देखिए, हमारे वहां शास्त्रों में और बड़े महापुरुषों ने अच्छे चीजों का अनुसरण करने की बात कही है, नकल की बात कहीं नहीं कही गई। और मजबूरी में कभी नकल करना भी हो तो उसके लिए अकल की जरूरत होती। लेकिन जो पाकिस्तान कर रहा है उसमें उसका अकल कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसा करने से उसका शकल बिगड़ने वाला है। क्योंकि भारत सरकार ने जो पहले निर्णय लिया कि वो भारतीय सांसदों को की एक टीम बनाकर 7 टीम बनाकर विदेशों में भेजेगा, और विदेश में हमारे सांसद जाकर यह बताएंगे वो तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ और फिगर्स के साथ कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को पुष्पित और पल्वित कर रहा है, पोषित कर रहा है, और उसके कारण से भारत में शांति, सुरक्षा और नागरिक जीवन किस तरह से खतरे में पड़ रही है। बिल्कुल, ये तथ्यों पे आधारित चीजें होंगी। हमने कोई भावनात्मक डिसीजन नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान ने जो टीम बनाया है मुझे लगता है उस पर भारी ही पड़ेगा। भारी इसलिए पड़ेगा कि उसका कदम डिफेंसिव होगा। जो भारत आरोप लगाएगा उसके पीछे तो फैक्ट है, तथ्य है। पाकिस्तान खंडन करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप बताइए उस खंडन में वो तथ्य क्या देगा? दुनिया को पता है कि 9/11 के बाद विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी पाकिस्तान में पाया गया, जिसको 2 मई 1911 को अमेरिकी नेवी सील ने मार गिराया पाकिस्तान के अंदर ही। और अमेरिका ने बाद में कहा कि इसकी पूर्व सूचना हमें पाकिस्तान को हमने नहीं दी थी, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान पोसता और पालता है और उसको बताएंगे तो उसको वहां से हटा देगा। इसलिए आप घबराइए मत। भारत जो काम कर रहा है उसकी नकल करके जो पाकिस्तान करेगा उससे भी भारत को बल ही मिलेगा, और उससे पाकिस्तान की बदनामी बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं। बिल्कुल सही आपने कहा। संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। जरा ये बताइए कि बिलावल भुट्टो की अगुवाई में एक डेलीगेशन भारत की नकल करके पाकिस्तान भी दुनिया भर के देशों में भेजने की तैयारी कर रहा। बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान में लोग नहीं सुनते हैं, क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं पता होता है, आवाज समझ में नहीं आती, ना हिंदी, ना उर्दू, ना इंग्लिश, न समझ में आता है कि क्या वो बोलते हैं। इसके बाद सवाल यही है कि भारत जो कर रहा है उसके पीछे पीछे पाकिस्तान भी उसको दोहराने की कोशिश कर रहा है। कौन सुनेगा पाकिस्तान की बात? सही बात है, सही बोल रहे हैं अरविंद जी। सबको पता है कि ओसामा वहीं पर था, सबको पता है कि हाफिज सईद वहां पर है, सबको पता है कि मसूद अजहर वहां पर है, सबको यह भी पता है कि पाकिस्तान एक नकारा, निकम्मा और बदनाम देश हो चुका है। किसके सामने जाकर गिड़गिड़ाएंगे कि हमारी भी सुन लो? संजय जी, देखिए, आपने भी इंट्रोडक्शन में दिखाया कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत की नकल कर रहा है। थोड़ा सा डिकोड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान अच्छा होता है कि भारत की नकल करता 1947 से लेकर के आज तक, तो शायद दुनिया के मानचित्र में पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल और उसकी जो कार्यशैली अलग नजर आती है, और शायद जरूरत न पड़ती पाकिस्तान को हमारी आज नकल करने में। लेकिन दुर्भाग्य से उसने IIT नहीं बनाया, उसने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक अपना एपिसेंटर बनाया। दुर्भाग्य से उसने IM नहीं बनाया है, बल्कि आज दुनिया में देख लीजिए, जब उनके बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम भारत, इसके मतलब पहचान का संकट है उनके पास। तो एक बात यह है कि जब नकल ही करना था तो अच्छा होता कि भारत की नकल करते 1947 से, तो आज उसकी दूसरी तस्वीर होती, फेल्ड स्टेट ना होता, रोग स्टेट ना होता, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्टेट ना होता, बल्कि पाकिस्तान वो होता जो आज दुनिया के सामने जो तस्वीर है वो ना होती। अब रही बात बिलावल भुट्टो की, आपने बहुत सही कहा कि देखिए बिलावल भुट्टो भी जा रहे हैं, दुनिया में एक मैसेज देंगे। यही बिलावल भुट्टो हैं जो पिछले एक सप्ताह, मतलब मुझे लगता है कि 3-4 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान 1980-90 के दशक में जब अमेरिका शीत युद्ध में लड़ रहा था सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो हमारी जो सरजमीन है, हमारी जमीन है, वो आतंकवाद को पलने पोसने में, फ्लरिश करने में हमने बहुत सहयोग किया अमेरिका का।
तो उसने तो इंडोर्स किया है, ऑफिशियल इंडोर्स किया है, कैमरा के सामने इंडोर्स किया है कि पाकिस्तान एक ऐसा सरजमी रही है जहां से आतंक हमेशा पलता पोसता है। तो मुझे लगता है कि हम दुनिया के सामने ये बताएंगे कि हिंदुस्तान में एक सहमति है, एक कंसेंसस है बियॉन्ड पार्टी, और ये पूरे देश एक रेजोल्यूट लेकर आया है, और दुनिया के देशों को ये बताएंगे हम इसलिए नहीं आपके पास आए हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, सबको मालूम है, हम इसलिए आए हैं कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो स्पॉन्सर्ड करने वाला ये देश है, इसके प्रति हमारी जो पॉलिसी होगी वो जीरो टॉलरेंस होगी। नहीं सर, सवाल तो ये ना, पाकिस्तान तो रंगा सियार है ना सर, वेश बदलते रहता है। अब ये क्या माना जाए कि ये कटोरा लेकर भीख मांगने का नया तरीका अपना रहा है क्या दुनिया भर के देशों में जाकर? अरे भारत के पास तो सबूत है, दुनिया ने माना, सैटेलाइट ने बताया, आपकी हरकतें बताती हैं। 26 लोगों को आपने हमारे जम्मू कश्मीर में आकर हत्या की थी, उसका जवाब तो दिया जाएगा ना। क्या बोलेंगे जाकर ये पाकिस्तानी? ये सच में है कि एक दोहरा चरित्र जैसा डबल गेम हर जगह हर देश के साथ वो खेलता है, इसके बहाने वो भीख मांगने की तैयारी कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि जो दोहरा चरित्र है इस पर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। हाँ। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हमने देखा भी, अभी रिसेंट में हमने देखा किस प्रकार से टर्की, अजरबैजान, आज खुल के मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप देखिएगा अमेरिका ने किस प्रकार से आईएमएफ के थ्रू पाकिस्तान की सहयोग किया है। तो देखिए, ये पाकिस्तान का चेहरा दुनिया जानती है, जानते हुए भी बहुत से देश म्यूट रिस्पांस दिए हैं। यही कारण है कि भारत ने डिसीजन लिया है कि उन देशों के पास जाकर के आपको हम ये मैसेज देंगे कि जब 2001 में इसी अमेरिका की सरजमी पर ओसामा बिन लादेन ने अटैक किया था, तो दुनिया का एक ऐसा मुल्क, पहला मुल्क हिंदुस्तान था जो जॉर्ज बुश के साथ हाथ मिलाया था। और टेरर, जो वॉर ऑन टेरर का जो फिलॉसफी अमेरिका ने दिया था 2001 के बाद दिया था। और आज अमेरिका आईएमएफ को, उस समय जब पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब था, जब भारत उसको एक्सपोज कर रहा था, तो अमेरिका उसको आईएमएफ देने के लिए पीछे से, साइड से उसको सपोर्ट कर रहा था। तो देखिए, हमारा मकसद यह भी है, डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान के दुनिया जानती है, लेकिन हमारा मकसद यह है कि पूरा राष्ट्र एक मत है, पूरे राष्ट्र में एक सहमति है, ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है, और वो सहमति यह है कि साउथ एशिया में जो पाकिस्तान है, इसका चरित्र हम आपके सामने रख रहे हैं कि कल की डेट में यदि आप पर अटैक होगा तो आप भी आतंक की परिभाषा मत गढ़िएगा, क्योंकि 2001 के पहले अमेरिका ने आतंक की परिभाषा गढ़ी नहीं थी, एक के बाद उसने गढ़ी थी। और आज भारत यही बताने जा रहा है कि यह वक्त है कि आतंक की परिभाषा वो आप समझ लीजिए कि आतंक होता क्या है, आतंक देता कौन है, पनाह कौन देता है। संजय जी, बिल्कुल सही आपने कहा। अरविंद जी, जरा ये बताइए, आतंकवाद को लेकर भी क्या पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है कि वो चर्चा कर पाएगा? क्योंकि वहां के जनरल मुनीर, वहां के शहबाज शरीफ ये साफ तौर पर कहते हैं कि ये तो हमारी पूरी सेना ही एक तरह से इस्लामिक तौर पर युद्ध लड़ रही है। अब दुनिया के सामने जो, चाहे मिडिल ईस्ट हो चाहे दूसरे देश हो, जिस तरीके से दुनिया में अफरा तफरी का माहौल मचा है, वो जाहिर सी बात है कि दुनिया का हर समझदार इंसान समझता है पाकिस्तान के सामने तर्क देने के लिए हो सकता क्या हो सकता है। भारत तो बहुत सारी चीजों को लेकर दुनिया भर में ये बताएगा कि देखिए आज ये हमारे लिए सिरदर्द हैं, कल आपके लिए भी होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान किस मुंह से क्या बात रखने वाला होगा? देखिए, पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र सिद्ध करने के लिए और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, भारत को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के नेताओं ने, उनके सेना के अधिकारियों ने और उनके वरिष्ठ राजनीतिज्ञों ने जो बात कही है उसको ही आप सबके सामने रख दीजिए, तो अपने आप में प्रूव हो जाता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता पोसता है, आतंकवाद का संरक्षण करता है। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के वर्तमान रक्षा मंत्री ने क्या कहा एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि हाँ, हम 3 दशक से ये गंदा काम, डर्टी वर्क करते रहे हैं, यूएस के लिए, यूरोप के लिए और ब्रिटेन के लिए। उन्होंने खुद स्वीकारा इस बात को। और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को आप उनका बयान देखिए, वो कहते हैं कि हम कोई साधारण सेना नहीं है, हम इस्लामिक सेना है, और इसके आगे जाकर कहते हो कि हम जिहाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो बात आपको विश्व समुदाय के सामने करना है उसको स्वयं पाकिस्तान ने स्वीकारा है। यह आवश्यकता इस बात की है कि इस चीज को विश्व समुदाय के साथ हम सतत ले जाएं, और केवल एक मोर्चे पे लड़ाई लड़ने से बात नहीं बनेगी। आर्थिक मोर्चे पे भी लड़ाई लड़नी होगी, जिस पे भारत लड़ रहा है। एफएटीएफ में साक्ष्य देकर, पैरवी करके ग्रे लिस्ट में डलवाया था, फिर भारत प्रयास करेगा तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जाने से और ब्लैक लिस्टेड होने से
कोई रोक नहीं सकता है। सैन्य लेवल पे भी जवाब देने की जरूरत है और हाँ। हम भरपूर जवाब दे रहे हैं। नहीं सर, लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कूटनीति के लेवल पे कि जो हम अभी सीज फायर तो कर दिया गया, सिर्फ गोलियां नहीं चल रही हैं, बंदूकें तोप नहीं चल रहे, मिसाइलें नहीं चल रही, लेकिन युद्ध अभी भी चल रहा है। ये एक तरह से कूटनीतिक युद्ध है, रणनीतिक युद्ध है, जो दुनिया के लेवल पर अब पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए हिंदुस्तान भी कर रहा है और पाकिस्तान भी उसी नक्शे कदम पर भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। यानी युद्ध तो अभी भी लगातार बरकरार है। जी संजय जी, बिल्कुल सही कहा। लड़ाई का मतलब केवल सैन्य लड़ाई नहीं होती है। आज के डेट में इंफॉर्मेशन वारफेयर भी होता है, आर्थिक वारफेयर भी है और कूटनीतिक वारफेयर भी है। और भारत बहुत सफलतापूर्वक हर मोर्चे पे लड़ा। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, ये दुखी होने की जरूरत नहीं है कि इस लड़ाई में किसी ने खुल के साथ नहीं दिया तो हमको कमजोर होने की, महसूस करने की जरूरत नहीं है। भारत को ये समझना होगा और भारत के लोगों को समझना होगा और ये मानस बनाना होगा कि हमारी जो लड़ाई है हमको ही खुद लड़नी होगी आगे बढ़कर। यदि हम पीछे हटेंगे और दूसरे से अपेक्षा करेंगे कि हमारे वहां जो आतंकवाद हो रहा है वो लड़ाई ब्रिटेन लड़े, अमेरिका लड़े, फ्रांस लड़े, तो ये बहुत ठीक नहीं है। भारत खुद आगे जैसे बढ़ के लड़ा है, ये श्रेष्ठ तरीका है। और 2014 के बाद भारत ने जो रणनीति बनाई है कि तुम हमारे वहां कुछ करोगे तो हम घुस कर मारेंगे, वो बहुत ही अच्छा है। इसको भारत जब आगे बढ़ेगा, हम खुद मजबूत होंगे तो दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी, क्योंकि हम नैतिक पक्ष जो है हमारा स्ट्रांग है। लेकिन हम वीक हो जाएंगे तो एक कमजोर के साथ कोई नहीं खड़ा होता है। और भारत का जो वर्तमान नेतृत्व है, और मुझे गर्व है ये कहने में कि वो बहुत अच्छा परिपक्व नेतृत्व है और बहुत साहस के साथ सही समय पे पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि जाहिर सी बात है कि जो युद्ध के दौरान देखा गया था 2-3 दिन। संदीप त्रिपाठी जी, सवाल ये है कि पाकिस्तान की इतनी तो हैसियत है ही नहीं। जिन बड़ी फोर्सेस के लिए हमें तैयार होना है, क्या अब पाकिस्तान को लेकर ये जो रणनीतिक तौर पर सारी चीजें चल रही हैं, इसको तो करना ही करना है, लेकिन पाकिस्तान को साइड में रखकर जो बड़े फोर्सेस हैं, जैसे चाइना हुआ, दूसरे देश हैं जो इनको लगातार प्रोवोक करते हैं, जो इनका साथ देते हैं, क्या उनके खिलाफ भी हमें रणनीति का कोई हिस्सा चक्र बनाना पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान में उलझे रहेंगे तो इनके मंसूबे कामयाब होते दिखाई देंगे। देखिए संजय जी, भारत की विदेशी नीति पर जब चर्चा होती है तो और स्पेशली जब हम अपने नेबरहुड की चर्चा करते हैं तो चाइना, पाकिस्तान, ये दो ऐसे मुल्क रहे हैं कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को लेकर के हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रहे। तो जब हम चाइना से किसी कन्फ्रंटेशन में आते हैं तो पाकिस्तान हमारे दिमाग में रहता है। जब पाकिस्तान पर आते हैं तो चाइना की पूरी प्रिपरेशन रहती है चाइना को टैकल करने के लिए। तो बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट है, इसमें कहीं हमें कंफ्यूजन नहीं। रही बात बांग्लादेश की, तो अभी पिछले 6 महीने से हमने देखा, 8 महीने से, अगस्त के बाद से बांग्लादेश का जो टोन टेनर चेंज हुआ, तो बांग्लादेश को लेकर भी तैयारी की गई कि चिकन डैम जो हमारा वो है, चिकन नेक, सॉरी, हाँ, तो वहां से हमने क्या किया, उसकी भी हमने तैयारी कर लिया कि वहां से पूरी तरीके से बांग्लादेश को भी टैकल करना हमें आया कि हम इसको भी देख लें। तो देखिए, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान, इन तीनों को ध्यान में रखकर ही हमारे पूरा स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। अब रही बात, एक बात अभी जैसे अभी सर कह रहे थे कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दुखी का सवाल ही नहीं उठता है, मैं आपसे सहमत हूँ। हमें दुखी का सवाल नहीं होता है। हम क्या है कि हमारे दो पक्ष होते हैं। एक यथार्थ पक्ष होता है जिसे हम रियलिज्म कहते हैं, वो ये कहता है कि हमें अपनी तैयारी खुद करनी चाहिए और आज भारत सक्षम है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि आज हिंदुस्तान इस बात पर सक्षम है। जो थ्योरी है केनेथ वॉल्ट की, सेल्फ हेल्प की, तो हिंदुस्तान जिस प्रकार से इंडियनाइजेशन किया है, जिस प्रकार से डिफेंस को लेकर के हमने आत्मनिर्भरता दिखाई है, तो वो ये भारत अब वो भारत है कि 3 फ्रंट से, 2 फ्रंट से नहीं, 3 फ्रंट से लड़ने के लिए हमारी पूरी स्ट्रेटजी है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी तीसरे देश को साधने की जरूरत है। जी हाँ, लेकिन सवाल इस बात का है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच में कोई राष्ट्र आपके साथ यदि डबल गेम करता है तो आपको एक्सपोज करना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। मैं अमेरिका की बात इसीलिए कर रहा हूं कि एक तरफ आप हमें कह रहे हो कि F-35 ले लीजिए, दूसरी तरफ F-16 उसको दे रहे हो। दूसरी बात, आपने कहा कि S-400 आप रशिया से मत लीजिए,
आपने सेंसर लगाने की हमें धमकी दी थी। तीसरी बात है कि जब SU-57 हम रशिया से लेने के तैयार थे तो अमेरिका हमें आंखें दिखा रहा था। तो देखिए इस तरीके का जो पावर बैलेंस है उसको भी समझना जरूरी है कि युद्ध के समय में अमेरिका को हम बताएं कि आपका स्टैंड क्या रहा है। जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे यहाँ सहयोग की अपेक्षा की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम IMF की मन क्यों बात किया, IMF की इसलिए बात किया कि उस वक्त जब हम उससे लड़ रहे हैं, आप उसको फ्यूल कर रहे हो, आप इस पे वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हो। आपने सिद्ध कर दिया कि आपकी जो अमेरिका की जमीन है वो सिर्फ वॉर स्पॉन्सरिंग की है। आप किसी भी ऑफेंस में इस प्रकार आपका पार्टिसिपेशन इनडायरेक्टली। तो ये बताने भारतीय डेलीगेशन वहां गया है कि ध्यान रखिए कि ये वक्त 2001 का आपकी जमीन पर फिर कभी आ सकता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो डेलीगेशन जा रहा है ये सिर्फ इस बात को रेखांकित नहीं करेगा कि हमने जो है कि पाकिस्तान के किस हरकत के बाद हमने एक्टिविटी की है, बल्कि ये भी दिखाएगा कि दुनिया के तमाम जो ताकतवर देश हैं जो आपने सौदे के लिए अपने हथियारों के लिए मुल्कों का इस्तेमाल करते हैं उनको भी आगाह किया जाएगा। बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। ये हमारे डेलीगेशन इसलिए नहीं गए कि हम जाके बताएं, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान क्या है, सारे जो टेरर कैंप्स वहीं पर है, दुनिया को सब मालूम है। लेकिन हमारा मकसद ये था क्योंकि भारत जो है ग्लोबल साउथ की आवाज की बात करता है, भारत एक दुनिया में बसते कुटुंबकम की बात कर। देखिए आप अपने फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन चेंज नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान यदि टेरर स्पॉन्सर्ड है तो हम वो नहीं कर सकते हैं। हम अपना नजरिया जो हमारे फिलोसफिकल नजरिए वो जरूर रखेंगे, लेकिन साथ साथ अपनी तैयारी रखेंगे। इस जो हमारी स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म है, जो हमारा यथार्थ है, उसको कभी भूल नहीं सकते। और यही कारण है कि पाकिस्तान को बहुत कम टाइम से जिस तरीके से हमने प्रहार किया, न्यूट्रलाइज किया उसके टैलेंट कैंप से, तो वो जाके अमेरिका भागता है, सऊदी अरब भागता है। तो ये हमारी क्षमता का प्रदर्शन है। लेकिन डिप्लोमेसी में यह भी जरूरी है कि टर्की को मैसेज दिया जाए, यह भी जरूरी है डिप्लोमेसी में कि अजरबैजान को भी मैसेज दिया जाए। यह भी जरूरी है कि जिस प्रकार से IMF के पीछे अमेरिका लड़ रहा था और उसने दुनिया को मैसेज किया कि कश्मीर का मुद्दा ये बायलैटरल नहीं है, ये इंटरनाइजेशन है, भारत ने पूरा जवाब भी दिया है कि ये हमारा बायलैटरल मैसेज है। ये जरूरी है अमेरिका को समझाना, क्योंकि ये मुद्दा पाकिस्तान जो कश्मीर का और क्लियर भी किया। आदरणीय जैसे हमारे जो विदेश मंत्री उन्होंने कहा कि कश्मीर की बात होगी तो POK पर होगी। यानी कि आप अब कहां की बात कर रहे हो, हम एक स्टेप आगे बढ़ करके हमने बात किया कि POK की बात हो, लेने की बात होगी। तो मुझे लगता है कि ये डेलीगेशन जो गया है कि दुनिया को मैसेज देगा कि भारत यथार्थ के साथ साथ जो नैरेटिव बना के हमेशा चला बस्तव कुटुंब का तो हमारा होगा। लेकिन याद रखिएगा यदि आप IMF के साथ पीछे होकर के यदि पाकिस्तान को स्पॉन्सरिंग करेंगे तो वक्त आएगा कि वही पाकिस्तान आपको फिर से डसे। नहीं वो तो डसता ही है तो सर सबको सर, ये तो पूरा दुनिया मुझे लगता है जानता है। लेकिन बस यही कि जाकर गिड़गिड़ाने लगता है दुनिया के सामने, तो दुनिया का जो अपना सबको साधना होता है वो पाकिस्तान के जरिए साधते हैं। नहीं तो सही बात आप कह रहे हैं कि 47 से नकल किया होता तो आज न जाने पाकिस्तान भी कहाँ होता और कभी इस तरीके से युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होती। संदीप जी, क्या ये जो स्ट्रेटजी अभी है ये हम माने कि दुनिया में पाकिस्तान को घेरने के लिए मुफीद होगी, या अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हिंदुस्तान की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि पाकिस्तान को ये तो समझ में आ गया होगा कि युद्ध में कि हथियारों के दम पर हम ये भारत के साथ किसी भी तरीके से जंग कभी भी बराबरी तक भी नहीं आ सकते। ये 2 दिन में ही हिंदुस्तान ने समझा दिया है। देखिए संजय जी, आपसे मैं सहमत हूं कि भारत ने 2 दिन में ही ये आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी हाँ, संदीप सर से ये सवाल है। नहीं कर सकते। नहीं अरविंद जी से ये सवाल है। अरविंद जी आपसे, सॉरी। देखिए संजय जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई एक कदम से आपका विरोधी परास्त नहीं हो जाता है। आपको सतत कदम उठाते रहने की जरूरत होती है एक प्रक्रिया के रूप में, और मुझे लगता है उसी के दिशा में जो हम अपने सांसदों को भेज रहे हैं एक उठाया गया कदम है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, सारे गलतियों के लिए केवल पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना ये ठीक नहीं है। अपने कदमों का भी हमें अवलोकन करना चाहिए। कुछ चीजें, कुछ ऐतिहासिक भूल हमने किया है जिसके नाते आज पाकिस्तान को मौका मिल रहा है। मैं 2-3 चीजों को दोहराऊंगा। POK, यदि भारत चाहा होता तो POK आज पाकिस्तान के पास नहीं होता। सरदार पटेल का सुझाव था कि ये हमारा अपना मैटर है, जैसे बाकी राज्यों का विलय भारत में हुआ था वैसे ही कश्मीर का भी विलय हुआ था। वहां के महाराजा ने बिना किसी कंडीशन के साइन किया था और अपने राज्य का विलय भारत में किया था। आपका पूरा लीगल हक था। इस इशू को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पंडित जी ने गलत कदम उठाया
यूएनओ में ले गए, पटेल का कहना नहीं माना और उन्होंने इस विषय को अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया और उसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के कदम, इस तरह की बेवकूफी करने की गलती हम न करें। आज सिंधु जल समझौता हमने रद्द किया है। 1960 में जब भारत ने पाकिस्तान के साथ समझौता किया तो भारत के संसद में प्रश्न उठा था और ये पूछा गया था कि जितना जल हमें देना चाहिए उससे ज्यादा हमने पाकिस्तान को क्यों दिया है, क्यों दिया? तो पंडित जी ने कहा कि हमने उदारता दिखाया है कि पाकिस्तान थोड़ा शांत रहेगा। ये भी ऐतिहासिक गलती थी। और एक लाइन में एक चीज और कोट करूंगा, एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस, इसको सबको पढ़ना चाहिए। इसमें इसका लेखक लिखता है कि पहली बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका गए तो वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि आपको चाइना से खतरा है और उसकी तैयारी आपको रखना चाहिए। तो पंडित जी ने उनको समझाया कि चाइना हमारा मित्र राष्ट्र है, उसे कोई खतरा नहीं है, चाइना से दूर दूर तक खतरा उत्पन्न होने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है। और ये भी साथ में वकालत की कि चाइना को संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी परिषद का, सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया जाना चाहिए। पुस्तक में विस्तृत रूप से वर्णन है। तो ये जो हमने ऐतिहासिक गलतियां की है ये दोहराई ना जाए, लेकिन हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन सर अब तो देश एकजुट है, अब तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी भी एक साथ खड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में ये जो डेलीगेशन जा रहा है इसका कंक्लूजन जब निकाला जाएगा तो पाकिस्तान को कितना हमने एक तरह से डेंट पहुंचाने की कोशिश की है, दुनिया का एक तरह से जो नैरेटिव है वो किस तरीके से हमने गढ़ा, इस पर भी विचार किया जाएगा। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाहिर सी बात है कि इस वक्त इंतजार अब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो झूठ की फैक्ट्री चलाई जाती है, बिलावल भुट्टो जब दुनिया के सामने पहुंचेंगे, क्योंकि भारत का पक्ष इतना मजबूत है, भारत के पास सबूत है, उसके बाद बिलावल की सुनेगा कौन? क्या वहां पर भी नक्कर मारा जाएगा या फिर दुनिया जानती है कि ये इसी तरीके से हैं, इनकी तुम कभी सीधी नहीं हो सकती, इनको नहीं सुनना ज्यादा बेहतर है। बने रहिए हमारे साथ।